नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी पॉलिटिकल कहानी की जिसने न सिर्फ एक देश को हिलाकर रख दिया बल्कि दुनिया को ये भी दिखाया कि आज की युवा पीढ़ी असल में क्या कर सकती है। जी हाँ, ये कहानी है नेपाल के उस युवा विद्रोह की जिसने एक मजबूत सरकार को घुटनों पर ला दिया। तो हुआ ये कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली उनको इस्तीफा देना पड़ गया। ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल था जिसका असर दूर दूर तक महसूस किया गया। पर सवाल तो ये उठता है कि एक इतने स्थापित प्रधानमंत्री को आखिर इस्तीफा देना ही क्यों पड़ा? इसके पीछे की वजह क्या थी? इसका जवाब है जेनजी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। एक पूरी की पूरी नौजवान पीढ़ी जो डिजिटल दुनिया में ही पली बड़ी है, वही इस पूरे राजनीतिक भूचाल के सेंटर में थी। ये किसी पुराने राजनीतिक दल का नहीं, बल्कि सीधे सीधे युवाओं का आंदोलन था। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? ये तूफान आखिर उठा कहाँ से? चलिए जरा उन वजहों को समझते हैं जिनसे ये असंतोष धीरे धीरे पनप रहा था। देखिए, लोगों का गुस्सा ना 3 बड़ी वजहों से उबल रहा था। पहला, उन्हें लग रहा था कि सरकार तानाशाही की तरफ बढ़ रही है। दूसरा, भ्रष्टाचार जो कि बिल्कुल चरम पर था। और तीसरा, गवर्नेंस मतलब देश का शासन पूरी तरह से पटरी से उतर चुका था। इन तीनों चीजों ने मिलकर एक बहुत ही विस्फोटक माहौल बना दिया था। और बस इसी विस्फोटक माहौल में जेनजी ने मोर्चा संभाल लिया। अब देखते हैं कि कैसे इस डिजिटल पीढ़ी ने सड़कों पर इतना जबरदस्त आंदोलन खड़ा कर दिया। और पता है, ये घटना एक बहुत बड़ी सच्चाई को सामने लाती है। वो ये कि आज के डिजिटल तौर से जुड़े हुए युवा किसी भी देश की राजनीति को बहुत बहुत तेजी से बदल सकते हैं। नेपाल तो इसका एक जीता जागता उदाहरण बन गया। इस आंदोलन की जो स्ट्रैटेजी थी ना, वो वाकई बहुत दिलचस्प थी। इसे हम 3 हिस्सों में देख सकते हैं। सबसे पहला था ऑनलाइन कोऑर्डिनेशन। स्टूडेंट ग्रुप्स ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके तेजी से लोगों को इकट्ठा किया। दूसरा था सिंबॉलिक एक्शन, यानी कुछ क्रिएटिव तरीकों से मीडिया और लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। और तीसरा, जाहिर है, सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन। बड़ी बड़ी रैलियां निकालकर सरकार पर लगातार दबाव बनाए रखा। तो हुआ ये कि ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीकों के इस मिक्स ने एक ऐसी लहर पैदा कर दी जिसे रोकना लगभग नामुमकिन हो गया। ये आंदोलन इतनी तेजी से फैला कि प्रशासन पर दबाव बढ़ता ही चला गया। तो ठीक है, सरकार गिर गई, पर इस पॉलिटिकल भूकंप के बाद हुआ क्या? प्रधानमंत्री के इस्तीफे के नतीजे क्या निकले और उसका असर कहाँ-कहाँ पड़ा? सबसे पहला और सीधा असर तो यही था। सरकार गिर गई। जो प्रोटेस्ट करने वालों का लक्ष्य था, वो उन्होंने हासिल कर लिया था। इसका असर ना 2 लेवल पर देखने को मिला। एक तो देश के अंदर, जहां राजनीतिक अस्थिरता काफी बढ़ गई और ये लगने लगा कि नेपाल के लोकतंत्र पर खतरा है। और दूसरा देश के बाहर, जहां इस बदलाव ने नेपाल की विदेश नीति और उसके पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों पर कई नए सवाल खड़े कर दिए। तो अब ये समझते हैं कि नेपाल की ये कहानी इतनी जरूरी क्यों है। इससे हमें क्या सीखना चाहिए? चलिए नेपाल से आगे बढ़कर इसकी बड़ी तस्वीर को देखते हैं। देखिए, इस पूरी कहानी से 3 बड़ी बातें निकल कर आती हैं। पहली, ये दिखाती है कि डिजिटल दुनिया में युवाओं का एक्टिविज्म आज कितना पावरफुल हो चुका है। दूसरी, ये साबित करती है कि कैसे किसी एक देश के अंदर की घटना पूरे क्षेत्र में हलचल मचा सकती है। और तीसरी, जो लोग अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर नजर रखते हैं, उनके लिए ये एक बहुत ही अहम केस स्टडी है। तो आखिर में ये सिर्फ नेपाल की एक कहानी नहीं है। ये एक तरह से आधुनिक राजनीतिक बदलाव का ब्लूप्रिंट है, एक खाका है। ये हमें दिखाता है कि भविष्य में राजनीतिक आंदोलन किस तरह के हो सकते हैं। और हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं कि जैसे जैसे दुनिया भर के युवा और ज्यादा डिजिटल होते जाएंगे, सरकारें इस नई ताकत का सामना कैसे करेंगी? इस सवाल का जवाब ही शायद आने वाले समय की राजनीति की दिशा तय करेगा।